डर्मेटोग्राफिक के बारे में जाना। डर्मेटोग्राफिक क्या होता है? डीएमआरटी में डर्मेटोग्राफिक यानी डर्मल यानी स्किन, ये ग्रीक वर्ड होता है, और ग्राफिक यानी जो उंगलियों में जो पैटर्न होती है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं डर्मेटोग्राफिक। आज हम जानने वाले उसमें से सेकंड थ्योरी के बारे में, जिन्होंने हार्वर्ड गार्डनर ने इन थ्योरी को लिखा है, और इस थ्योरी को 1983 में उन्होंने एक बुक में संचय है जिसको फ्रेम ऑफ माइंड बोला जाता है, और उसमें द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में वहाँ पे लिखा गया है। यानी गार्डनर बोलते हैं कि हमारे इसमें 8 टाइप के मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं, ठीक है। उनमें से जो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं वो हमारे जीवन में हमको ग्रोथ दिलाने के काम में आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, जब उन्होंने इस सिद्धांत को माना, जब इन्होंने इस सिद्धांत को माना था तो एक क्रिटिसिज्म, बहुत सारा क्रिटिसिज्म उनको झेलना पड़ा, क्योंकि गार्डनर ने बोला कि ये टाइप की मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है और उसके अनुसार लोगों का बिहेवियर होता है। तो जब उन्होंने इस थ्योरी को रचा था तब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे, कोई टीचर थे, उन्होंने अपोज किया कि कैसे ऐसे होता है कि इतनी मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है और आप कैसे क्या बोल सकते हो, क्या इसकी आप रिप्रेजेंटेशन करने की टेक्निक है। तो गार्डनर ने उनको सिंपलिसिटी में समझाया, लेकिन लैक ऑफ द सपोर्ट के कारण ये थ्योरी उनको फिर से स्टडी करनी पड़ी। बाद में इन्होंने इस थ्योरी को अच्छे से फिर इसी सिद्धांत को उन्होंने लिखते गए। तो यहाँ पे बात करते हैं उन सिद्धांतों के बारे में, ठीक है, गार्डनर के उन मल्टीपल 8 इंटेलिजेंस के बारे में। तो गार्डनर के हिसाब से 8 इंटेलिजेंस थे: म्यूजिक स्मार्ट, विजुअल स्मार्ट, सेल्फ स्मार्ट, पीपल स्मार्ट, ठीक है, बॉडी स्मार्ट, कोई विजुअल स्मार्ट था, कोई म्यूजिक स्मार्ट, ठीक है। तब इस थ्योरी को हम डीप में जानते तो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे हम विजुअल पैटर्न पे, ठीक है, विजुअल स्मार्ट पे हम देखते हैं। तो ये विजुअल स्मार्ट इनको इसलिए बोला जाता है कि एक बार ये अगर किसी इमेज को देख लेते हैं तो उसके जैसी इमेज को वैसे के वैसे बना देते, या उसको भी अलग अलग डायरेक्शन में देखना पसंद करते हैं। गुड विजुअलाइजेशन होता है। किसी आर्किटेक्चर को देख लो, घर को देख के बता देगा कि इसमें ये चीज अच्छी लगेगी, और जब वो पूरा घर बनता है तो हम पूरा देख के अचंभित रह जाते हैं। खाली दीवार को देख के वो क्रिएटिविटी को बताता है, इसमें इस पोजीशन में ये चीज रखोगे तो ये अच्छा रहेगा। मीन्स क्या होता है, उसमें विजुअल जजमेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी है। बोलने की बात क्या होती है, इसमें विजुअल देखने की एबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ये इंटेलिजेंस जो होता है, ये रीडिंग राइटिंग में आप यूज कर सकते हो। ये बच्चे रीडिंग और राइटिंग में एंजॉय करते हैं, जैसे रीड भी करना है या राइट करना है तो ये चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं, अच्छे से विजुअल इम्पैक्ट से रखते हैं, कोई डिजाइनर फ्रेम बना के याद रखेंगे, कुछ क्रिएटिविटी करेंगे। उनमें गुड पजल सॉल्विंग टेक्निक होती है, जैसे कलर से होता है रूबिक रूबिक, आप देखते हो जो अलग अलग कलर के पैटर्न से बना होता है, तो ये पैटर्न उनका ब्रेन इतने अच्छे से बना लेता है कि उनका ब्रेन मानता है कि कितने फास्टली वो बनेगा। ये चित्रों में, ग्राफ में और चार्ट में जो भी कुछ भावनाएं छुपी होती है उनको इंटरप्रेट कर पाते हैं। उनको नक्शा पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, ग्राफ्स रीड करना अच्छा लगता है, पिक्चर के साथ एंजॉय करते हैं। ये लोग ड्राइंग को अच्छा एंजॉय करते हैं, पेंटिंग को एंजॉय करते हैं, विजुअलाइज अलग अलग आर्ट को एंजॉय करते हैं। जैसे कोई अभी एक खुद का एक पैटर्न भी बना लेंगे। जैसे देखो अभी हम देखते कोई कोई बॉटल पे डिजाइन बना लेता है, एम्प्टी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें से खूबी वाली चीजें बना लेते, बनाते ना, तो उनमें विजुअल आर्ट बहुत अच्छा रहता है, इसलिए ये बनाते हैं। हम सीखते हैं लेकिन हम भी नई क्रिएटिविटी नहीं, जितना जैसे कोई क्रिएटिविटी वाला नहीं होगा वो क्या करेगा, जितना सीखेगा उतनी क्वालिटी कॉपी कॉपी बनाते जाएगा। लेकिन जिसमें क्रिएटिविटी भरी है, जिसमें विजुअलिटी भरी है, वो
आज नई चीज बनाएगा, उसी को कल जाके दूसरे विधि में बनाएगा, परसों तीसरे विधि में बनाएगा। तो उसमें विजुअल एबिलिटी जितनी वो बढ़ा सकता है उतनी वो बढ़ा के उस चीज को करते रहता है। तो ये हो जाता है विजुअल स्मार्ट। और अब इनके करियर की बात करें तो जैसे आर्टिस्ट, पेंटर, इंजीनियर, ये जो होते हैं इन कैटेगरी में आते हैं। कोई इंजीनियर होता है, देखो कितने अच्छे से विजुलाइज कर लेता है घर को, एक खाली जमीन देख लेता है, उस जमीन में अच्छे अच्छे घर को बना लेता है, कंजेस्टेड इसमें से ब्रिजेस को निकाल देता है। तो ये एक आर्ट ही होता है ना, आप पूरा एक विजुलाइज बनाते हो, बाद में उसको अप्लाई करते हो। तो इतनी एबिलिटी आपको चाहिए, अगर किसी चीज को सत्यता में लाना होता है तो उसका विजुअल भी इतना स्ट्रांग बनने को ना, अगर नहीं स्ट्रांग होता है तो क्या होता है, डिफिकल्टी आती है। हम जब काम चालू करते हैं तो कई कई जगह पे ऐसा होता है, काम शुरुआत हो जाता है, बाद में गवर्नमेंट को क्वेश्चन आ जाता है, यार ये तो चीज बीच में आ रही, वही काम बीच में रोका दिया जाता है। तो ये जो एबिलिटी होती है विजुअल एबिलिटी, यानी देख के सीखने की एबिलिटी, देख के समझने की, चीजों को समझने की एबिलिटी, और देख के उसको आप कितना क्रिएटिविटी कर लेते हो, ये एबिलिटी, इसको बोलते हैं विजुअल स्मार्ट, पिक्चर स्मार्ट भी बोलेंगे इसको। फिर सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड इंटेलिजेंस की बात करेंगे हम, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसको वर्बल इंटेलिजेंस भी बोलती है। उसको क्या बोलेंगे हम, वर्बल इंटेलिजेंस बोलेंगे। यानी ये इंटेलिजेंस ऐसा होता है जो लिखने की कला दिखाएगा, बोलने की कला दिखाएगा, शब्द को यूज करने की एबिलिटी, यानी कौन से शब्द को कैसे यूज करना है ये जानने की एबिलिटी, कौन सा शब्द कहाँ पे लिखने से इंफ्लेशन में इंसान आ जाए। ठीक है, जैसे हिटलर बात करता था, लोगों को पता भी होगा वो गलत है, लेकिन जब वो बात करता था तब उसके भाषण ऐसे बोलते थे, भड़काऊ थे, लोग भड़क जाते थे। कोई स्पिरिचुअल कोई इंसान को देख लो, मोदी जी को देख लो, कितने अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, तो जिसमें बोलने की एबिलिटी, और जिसके बोलने से आपको उसकी वाणी सुनने में अच्छा लगे, या आप उस चीज को मान लेते हो गलत है फिर भी आप उस चीज को मानते, क्यों, क्योंकि उसके उस शब्दों की लयता वैसी है, शब्द की इफेक्ट वैसी, उसकी टोन इफेक्ट ऐसी है जिससे आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो। ठीक है, वो होता है लिंग्विस्टिक। कोई अच्छा वकील होता है, इतने सारे वकील होते हैं, अच्छे नहीं बोल पाते, कोई अच्छा वकील बहुत अच्छा बोलता है, राइटर। ठीक है, लैंग्वेजेस सीखने वाला, कोई फॉरेन लैंग्वेज जल्दी एडॉप्ट करता है, कोई फॉरेन लैंग्वेजेस सीख नहीं पाता, किसी को ट्यून बोलना बहुत अच्छे से आता है, किसी को हिंदी लैंग्वेज भी बोलेगा तो एक टोन के साथ बोलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज भी बोलेगा तो टोन के साथ बोलेगा। तो ये सभी लोग जो होते हैं इस इंटेलिजेंस में आते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, ये बोले गए शब्दों को याद रखते हैं, लिखे गए तथ्यों को याद रखते हैं, और उसके आधार पे ये बहुत अच्छे से बात करते हैं। ये रीडिंग को एंजॉय करते हैं, राइटिंग को एंजॉय करते हैं, भागों में आगे रहते हैं। ये अपने मन के भावना को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले लोग होते हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, किसी ग्राफिक को देख के क्या स्टोरी उसमें छुपी होती है ये अपने शब्द में बखूबी एक्सप्लेन करा लेते हैं। तो मतलब एक्सप्लेन करने की एबिलिटी, हर वर्ड को समझाने वाली भाव, किसी को नॉलेज होता है लेकिन वो समझा नहीं पाता, लिंग्विस्टिक उसका वीक होता है, भाषा पे प्रभुत्व उसका कम होता है, समझा नहीं पाता है, नॉलेज तो बहुत है, गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन उसका पढ़ने में नॉलेज था, एक्सप्लेन करने में नहीं था। तो ऐसे इसमें करियर आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, राइटर आते हैं, लॉयर आते हैं। ठीक है, कोई कोई लॉयर ऐसा होता है कम बोलता है, लेकिन कम बोलने में ही केस जीत जाता है, उसको पता है कहाँ पे कौन सा शब्द बोलने से अपना काम हो जाएगा। तो ये सभी जो आते हैं लिंग्विस्टिक में आते हैं, या लैंग्वेज में जिनको अलग अलग लैंग्वेज सीखना अच्छी लगती है, ये भी जो कैरेक्टरिस्टिक आते हैं लिंग्विस्टिक स्मार्ट में आता है। तो हावर्ड गार्डनर बोलते थे जिसमें ये कलाएं है उसमें वो निपुण होता है, जिसमें ये इंटेलिजेंस पैदाइशी होता है वो उसमें निपुण होता है। जैसे किसी के जैसा बेचना आपको नहीं आएगा, उसके जैसा बेचना उसको ही आता है, हर किसी की इंडिविजुअल क्वालिटीज होती है।
उस क्वालिटी के आधार पे हमारा व्यक्तित्व बनता है, और ये व्यक्तित्व को डेवलप करने में ये आर्ट इंटेलिजेंस मायने रखती है। इस इंटेलिजेंस में जो इंटेलिजेंस हम में ज्यादा है, उस टाइप के ज्ञान को हम हमारे लाइफ में संजोते हैं, या बखूबी पावर वे से हम उसको यूज करते हैं। बाद में बात करते हैं लॉजिकल इंटेलिजेंस की। थर्ड नंबर का इंटेलिजेंस है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसको बोला जाता है। तो ये इंटेलिजेंस, ये बच्चे मैथ में बहुत अच्छे हो गए, साइंस में बहुत अच्छे हो गए, लॉजिकल ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, एनालाइज माइंड के होते हैं, प्रॉब्लम को जल्दी ही एनालिसिस कर लेते हैं, नंबर के कंसेप्ट को समझते हैं, रिलेशनशिप को समझते हैं, पैटर्न को समझते हैं नंबर के। तो ये प्रॉब्लम को जल्दी एनालाइज करके इनको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते, क्योंकि इनको प्रॉब्लम जो होती है जल्दी एनालिसिस होती है। तो ये जो लोग होते हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, ये लोगों की कैरेक्टरिस्टिक है, तो इनका हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका होगा ना, डिफरेंट होगा। जो आपकी लाइफ में, हमेशा हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है, कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इतने माइनर होते हैं, फिर भी हम टेंस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास नहीं आता। लेकिन कोई कोई इंसान होती है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में रहती है, लेकिन फिर भी मुस्कुराते रहते। क्यों? क्योंकि उनको उस प्रॉब्लम को हल करने का तरीका आ जाता है। तो ये जो लोग होते हैं, जो छुपी हुई आइडिया, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो रहती है, इसको एंजॉय करते हैं, इस थिंकिंग को रखते हैं, ठीक है, उसको बनाते हैं। ये साइंटिफिक व्यूज से सीखने वाले लोग होते हैं, एक्सपेरिमेंट से सीखने वाले लोग होते हैं, लाइफ एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं। जितना भी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स में होता जाएगा, कंफ्यूजमेंट में चला जाता है, उतने ही ये लोग इंटरेस्ट लेके इस चीज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये कला इनमें छुपी हुई होती है। तो इनमें आते हैं मैथमेटिशियन, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं वो लोग, साइंटिस्ट, ठीक है, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, अकाउंटेंट, ये जो होते हैं इस कैटेगरी में आते हैं। अब हम हमारे 4 नंबर की इंटेलिजेंस की बात करेंगे, बॉडीली इंटेलिजेंस, इसको बॉडी स्मार्ट भी बोला जाता है, या काइनेटिक्स इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। ये आपके फिजिकल जो रहता है, फिजिकल, उस पर डिपेंड रहता है कि आपका फिजिकल परफॉर्मेंस कैसा है, आप आपकी बॉडी को कितनी अच्छी वे से यूज करते हैं, जैसे डांसर, एक्टर, ठीक है। तो ये अपने बॉडी को कितनी बेहतरीन वे से यूज करते हैं, कि जैसे कोई एक डांसर करता है तो हम उनका डांस नहीं कर सकते, यानी उनका खुद पे फिजिकल कंट्रोल रहता है, खुद के बॉडी पे कंट्रोल रहता है, जिसका इनको बोलेंगे बॉडी स्मार्ट, जो खुद को स्मार्टली अपने बॉडी को यूज करना जानते हैं। किसी डांसर को देख लो, कितने बेहतरीन अपने अंगों को करते हैं। जैसे इसको देखना है तो माइकल जैक्सन आप देख लेना, कभी कितना अच्छा डांस कर लेता है, कब कौन से बॉडी का पार्ट हिलाता है हमको ही नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो यानी उनके बॉडी को उन्होंने यूज करना सीख लिया। एथलेटिक पर्सन देख लो, ये भी इसमें आता है बॉडी स्मार्ट में, डांसर, एथलेटिक पर्सन, स्पोर्ट पर्सन, बॉडी बिल्डर, ये सभी जो होते हैं, एक्टर, इवन एक्टर भी इसमें ही आते हैं, ठीक है। बॉडी और ब्रेन का जब कोऑर्डिनेशन होता है, बॉडी और वॉइस का जब कोऑर्डिनेशन होता है, तो क्या होती है, चीजें बेहतरीन होती है। समझ में आप पे बोल रहा हो, अभी ऐसे बोल रहा हो, ठीक है, और मैंने कभी हाथों के इशारे नहीं किए, मैंने फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिए, तो वो लेक्चर कैसा लगेगा आपको? ऐसा लगेगा कि आपने न्यूज खोला है और टीवी चैनल चल रहा है, बस एक ऐसे आपको देखते हुए बताना चल रहा है, हाँ आज का वातावरण ऐसा था, फिर ठीक है चालू गया। तो हम सभी चीजें को कैसे देखते हैं, आगे वाले को जब हम पढ़ते तो आगे वाले के हाव भाव को देखते, उसके बॉडी के मूवमेंट के बारे में देखते, उसके हाथ वारों को देखते हैं कि वो कैसे क्या कर रहा है, ठीक है। इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज में आता है ना, ये बॉडी लैंग्वेज, जिसको हम कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, कि आप हाथ को कितना हिलाते हो, खुद के बॉडी को कितना स्टेबल रखते हो। तो ये जो कलाएं होती है, ये काइनेटिक्स में आते हैं, जिसमें ये अपने बॉडी को अच्छे से यूज करना जानते हैं। कोई कोई स्पीकर देखना, बड़े इशारे करके करके आपको एक्सप्लेनेशन कराता है,
बहुत फनी लैंग्वेज में वो एक्सप्लेन करता है, तो जिसके बॉडी लैंग्वेज देख के ही आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो, हंसी के साथ उसके पूरी पिच को सुन लेते हो। ठीक है, जैसे कोई टीचर, सब्जेक्ट टीचर अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। बाद में जो 5th नंबर का इंटेलिजेंस होता है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। तो ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या होता है, हम म्यूजिक के वाइब्रेशन को समझते हैं, म्यूजिक के ट्यून को समझते हैं, रिदम को समझते हैं। तो जो म्यूजिक के पैटर्न को समझता है, रिदम को समझता है, उनकी एबिलिटी म्यूजिक के ट्यून को समझना। ठीक है, म्यूजिक को अच्छे अच्छे कंपोजर को देख लो। ठीक है, म्यूजिक कितने अच्छे से कंपोज करते हैं, नाराज भी हो गए तो नाराज वाला म्यूजिक कंपोज करेंगे, खुशी वाला होगा तो खुशी वाला म्यूजिक कंपोज करेंगे, लविंग वाला होगा तो लविंग का म्यूजिक डालेंगे। तो म्यूजिक और इमोशन का एक गहरा संबंध माना जाता है। और म्यूजिक और रिटर्न, ये दोनों चीजें ऐसी होती है कि हम हर स्टेज में इसको करते हैं। नाराज हो गए तो भी करेंगे, अपसेट हो गए तो भी करेंगे, खुश हो गए तो भी करेंगे। ठीक है, तो ये वाले हमारे जीवन से जुड़े हुए दो तथ्य होते हैं, म्यूजिक और लिखा। तो इससे हमारा मेंटल स्टेट जो होता है पता चलता है। जब आप सैड मूड में होते हो तो सैड सॉन्ग सुनते हो, पता चलता है आज तो भी गहरा बवंडर आया है, जिसके कारण आप सब लोग शांति के साथ बैठे हुए या नाराज में बैठे हुए हो। ठीक है, रोमांटिक होगा तो पूरे घर में रोमांस जैसा गाना सुनने का आज मन ज्यादा ही प्रफुल्लित होता है। ठीक है, तो म्यूजिक क्या होता है, अलग अलग भावों को एक्सप्रेस करता है। तो ये लोग भी वैसे होते हैं कि म्यूजिक के अंदर में छुपी हुई भावनाओं को समझते हुए और खुद की भावनाओं को म्यूजिक में डालना सीखते हैं। अच्छे अच्छे कंपोजर होते हैं, वो बहुत अच्छे से म्यूजिक को कंपोज करना जानते हैं। म्यूजिक कंपोजर की बात करके म्यूजिशियन, ठीक है, म्यूजिक टीचर बात करो आप, कोई इंस्ट्रूमेंटल वाला देख लो, तो ये सभी अच्छे से म्यूजिक के ट्यून को बनाते हैं। बाद में बात करते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की। ये जो इंटेलिजेंस होता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है, ये लोगों की भावनाओं को समझने की कला को आपको दर्शाता है। यानी आप कितने स्किल्ड हो, लोगों के बिहेवियर को कितना ऑब्जर्व करते हो, लोगों को इतना देखते हो, कैसे इंटरेक्ट करते हो, कैसे उनके साथ बातें करते हो, कैसे उनकी भावनाओं को हैंडल करते हो। ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं उसमें आते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आते हैं, जिनको लोगों के साथ घुल मिलना अच्छा लगता है, मिल के काम करना अच्छा लगते हैं। जैसे कोई कोई घर वाले होते हैं जिसे पूरे सदस्य उसके घर में अच्छे लगते हैं, और कोई कोई रहता है जिससे कोने में पड़ा रहना, पूरे सदस्य के साथ रहता है लेकिन कोनों में पड़ा होता है। तो ये लोग हमेशा ही लोगों के रिलेशनशिप को समझते रहते, लोगों को बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते रहते। ठीक है, तो ये अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन करते हैं, सिचुएशन हैंडल करने वाले लोग होते हैं, सिचुएशन देख के अप्लाई करने वाले लोग होते हैं। जैसे ग्रुप में कभी कभी झगड़े हो जाते हैं तो उनको भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये लोगों को समझने की कला इनमें बहुत अच्छे से होती है, इसलिए दो पार्टियों को समझ के सही से डिसीजन दे देते हैं। तो इनके रिलेटेड अगर करियर की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट अच्छे होते हैं, फिलोसोफर अच्छे होते हैं, काउंसलर अच्छे होते हैं, सेल पर्सन अच्छे होते हैं, पॉलिटिशियन इंसान अच्छे होते हैं। ठीक है, या कोई धर्म प्रवर्तक भी अच्छे हो सकते हैं, जिनको लोगों के साथ मिलके काम करना होता है, जो लोगों के साथ में मिलके काम करने वाली फील्ड की बात करें। बाद में सातवां इंटेलिजेंस जो होता है वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जिसको बोला जाता है, इंट्रापर्सनल, यानी ये लोग सेल्फ स्मार्ट होते हैं, खुद की भावनाओं को जानते हैं, खुद की भावनाओं से प्यार करना जानते हैं, खुद के इमोशन को जानते हैं, और यही लोग अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी की भावना को जगाते हैं। स्पिरिचुअल स्मार्ट बोला जाता है इनको भी, स्पिरिचुअल स्मार्ट बोला जाता है। ये स्पिरिचुअली खुद को डेवलप करते हैं, यानी बाहर के साइंस को खुद के अंदर देखना चाहते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन से सीखते हैं, आंतरिक भाव से सीखते, खुद को एनालिसिस करते, खुद की स्ट्रेंथ को देखते, खुद की वीकनेस को देखते रहते हैं, उसको बैलेंस करते रहते हैं, खुद की एक ऑर्गेनाइज थ्योरी बनाते, उस थ्योरी आइडिया पे वो पूरी लॉन्ग तक अपनी लाइफ को अपने एथिक्स के भरोसे जीते रहेंगे।
तो ये अच्छे फिलोसोफर, अच्छे राइटर, थेरिस्ट, साइंटिस्ट, ये लोग जो होते इस लाइन में आते, थोड़ी रिसर्च बुद्धि के होते हैं, खुद में रिसर्च करना जानते हैं। लास्ट इंटेलिजेंस की बात करते हैं यहाँ पे नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। लास्ट इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। ये लोग जो होते हैं नेचर के प्रति अट्रैक्टिव लोग होते हैं, इनको नेचर के साथ घूमना अच्छा लगता है, नेचर में जो बनी हुई चीजें इनको पसंद आती है, जानवर पसंद आते हैं, इनको घूमना पसंद आता है। ठीक है, जैसे कोई इंसान होगा तो पहाड़ियों में घूमने चला जाएगा, खेत में घूमने चले जाएगा, फार्मिंग करना अच्छा लगता है, गार्डनिंग करना इनको अच्छा लगता है, नेचर के हर भावों को एंजॉय करना उनको अच्छा लगता है, नेचर की फीलिंग को समझते हैं और नेचर से सीखने वाले लोग होते हैं। यानी हमेशा सीखेंगे, नेचर के संपर्क में आके सीखेंगे, नेचर की गतिविधि को देख के सीखने वाले लोग हो सकते हैं। तो कोई कोई लोग होते किताब स्कूल कॉलेजेस में नहीं जाते फिर भी बहुत अच्छे से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें नेचुरली भावना होते हैं, न्यूट्रल भावना होती है, न्यूट्रल स्टेट में रहते हैं, ये गतिविधि नेचुरल गतिविधि को देख के सीखते हैं। तो ये नेचर आपके आजू बाजू के एटमोस्फियर से लोग सीखने वाले हो गए। ये लोग किससे सीखने वाले होंगे? आपके आजू बाजू के नेचर से सीखने वाले होंगे। और अभी इन्हीं चारों से आपके बॉडी में पता चलता है कि कौन सा आपके क्वेश्चन पावरफुल होते हैं और कौन से क्वेश्चन लूज होते हैं। आपके बॉडी में कौन से क्वेश्चन जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं और कौन से क्वेश्चन जो होते हैं कम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप में इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल क्वालिटी बहुत ज्यादा है, मतलब आप इमोशनल बंदे हो, आपका इमोशनल क्वेश्चन जो है वो हाई है। अगर आपके रिपोर्ट में या आपके पढ़ाई में इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल क्वालिटी ज्यादा है, यानी आप लोग लेते हो, खुद को ज्यादा समझ के लेते हो, तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो इमोशनल क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इमोशनल क्वेश्चन आप में बहुत ही अच्छा ऐसा माना जाता है। अगर म्यूजिकल क्वेश्चन, आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस म्यूजिकल इंटेलिजेंस और आपका पिक्चर स्पैटल इंटेलिजेंस अगर अच्छा है तो आप बहुत अच्छी क्रिएटिव बुद्धि के हो। आपका लाइफ में सीक्यू क्रिएटिव क्वेश्चन जो होता है वो अच्छा होता है। म्यूजिकल और स्पैटल इंटेलिजेंस अगर आप में अच्छा रहता है तो मतलब आप क्रिएटिव बुद्धि के इंसान हो। ठीक है, नेचुरलिस्ट और काइनेमेटिक्स अगर इंटेलिजेंस आप में है, नेचुरलिस्ट और काइनेमेटिक्स इंटेलिजेंस अगर आप में है तो आपका EQ बहुत अच्छा है। एडवर्सिटी क्वेश्चन जो बोलते हैं हम, वो आप में बहुत अच्छा है। जब क्वेश्चन कभी किसी में अंदर डेवलप करना होता है तो ध्यान में रखना चाहिए और कौन सी रेमेडीज को उसको सही करना चाहिए, इस इंटेलिजेंस के आधार पे हम देते हैं। और किसी का IQ अगर देखना है, IQ किसका कैसा है, तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस और लॉजिकल इंटेलिजेंस को देखा जाता है, जिससे उसके IQ कैसा होता है ये पता चलता है। तो फोर क्वेश्चन ये 8 इंटेलिजेंस को डेवलप करता है, या आप बोल सकते हैं 8 इंटेलिजेंस मिल के इस 4 क्वेश्चन की क्वालिटी को बैलेंस करता है हमारे अंदर। यानी हम इंटेलिजेंस कैसे, हमारे में IQ कैसा है, तो हमको क्या दिखना है, हमारे ब्रेन का वो पार्ट देखना है, वो इंटेलिजेंस, वो इंटरेस्ट लेवल देखना है कि हम में लॉजिकल कितना है और नेचुरलिस्ट कितना है, नहीं सॉरी लिंग्विस्टिक कितना है। तो इससे हमारा IQ बनेगा। EQ बनाने के लिए, EQ को बैलेंस करने के लिए, एडवर्सिटी क्वेश्चन के बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नेचुरलिस्ट क्वालिटी और काइनेटिक क्वालिटी को देखना पड़ेगा खुद के अंदर कितनी है। इससे पता चलता है, यानी आप जनरली में किसी को ऑब्जर्व करके इन चीजों में बांट सकते हैं उसका IQ कैसा है। ये देख के अगर आपको समझना है तो उसको गतिविधि समझिए, जैसे 4-4 क्वेश्चन आप उसको दे दीजिए। जनरल इंसान को अगर आपको टेस्ट करना है उसमें EQ कैसा है, IQ कैसा है, CQ कैसा है, ठीक है,
उसको जनरल 4 क्वेश्चन दे दीजिए, कुछ क्वेश्चन सेल्फ रिलेटेड हो, कुछ क्वेश्चन लोगों के रिलेटेड हो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन म्यूजिक के रिलेटेड हो, कुछ क्वेश्चन पिक्चर ग्राफिक्स डिजाइन के रिलेटेड हो, कुछ क्वेश्चन बॉडी के रिलेटेड हो, कुछ क्वेश्चन नेचर के। तो ऐसे जो 8 क्वालिटी के अगर 4 क्वेश्चन को आप किसी को बच्चे को सॉल्व करने देते या किसी को सॉल्व करने देते, तो इन क्वेश्चन के उसके आंसरिंग मेथड पे आप जान सकते हो कि उसका कौन सा इंटेलिजेंस कितना है। जैसे इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल क्वेश्चन को अगर ज्यादा छुड़ाता है वो, तो समझ जाना कि उसका जो होता है इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा है, यानी खुद के बारे में क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे से सॉल्व करता है, वो दूसरे के बारे में क्वेश्चन उसको ज्यादा पसंद आता है, कौन से इंसान क्या गलती करता है, गलती भी देखता है, तो मतलब दूसरे के प्रति उसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, ऑब्जर्वेशन स्किल गुड है उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें इंट्रापर्सनल क्वालिटी ज्यादा है, यानी उसके रिलेटेड क्वेश्चन और दूसरे के रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप उससे शेयर करते हो और उसके आंसरिंग के आधार पे आप उसको टटोल सकते हैं कि इसका इंट्रापर्सनल क्वालिटी यानी उसका इमोशनल क्वेश्चन कैसा है। जब खुद की बात आती है तो उसके आंखों में चमक आएगी, उसके बिहेवियर में वो दिखेगा, लोगों की बात आएगी तो उस हिसाब से मुंह बना के वो बात करेगा, तो उससे क्या पता चलेगा उसका इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल इंटरेस्ट कितना है, यानी बाहरी ज्ञान कितना है और अंदरी ज्ञान कितना है, इसके बारे में आप ईक्यू से जान सकते हो, उसको आप बढ़ाने की विधि बता सकते हो। कोई बंदा क्रिएटिव कितना है ये देखना है, किसी बंदे को क्रिएटिविटी को देखना है तो उसकी ड्राइंग देख लो, ड्राइंग कैसे निकालती देख लो, ड्राइंग को ऑब्जर्व करना सीख लो, साथ में म्यूजिक, अगर वो बंदा म्यूजिक आता है ट्यून को बनाता है, कि ट्यून को सुनना पसंद करता है, इस एबिलिटी को देख लो, तो उससे पता चलेगा वो बंदा क्रिएटिव कितना है, कितना क्रिएटिव बुद्धि को कैरी करता है। अगर उसके लॉजिक यानी सीक्यू क्वेश्चन को हम देखेंगे, अगर हमको उसमें आईक्यू देखना है तो कुछ लैंग्वेज और कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन उसको दे दो सॉल्व करने के लिए, तो उससे आप इसके आईक्यू को टेस्ट कर लोगे। बाद में आया एडवर्सिटी क्वेश्चन, विपरीत परिस्थिति में वर्क करने की क्षमता, तो उसको कुछ नेचुरलिस्ट क्वेश्चन दे दो, कुछ बॉडीलिस्ट वर्किंग वाले फिजिकल वाले क्वेश्चन दे दो और उसकी आंसरिंग को देखो, उसकी शारीरिक जांच करने के लिए, क्षमता जानने के लिए उसके आंसर के पहलू को देखिए, तो इससे पता चलेगा कि उसमें एडवर्सिटी क्वेश्चन कितना है। इस तरीके से आप उसके इस 8 इंटेलिजेंस से उसके बॉडी के 4 क्वेश्चन को जान सकते हो, उसके भीतर छुपे हुए 4 क्वेश्चन के बारे में जान सकते हो। 4 क्वेश्चन इमोशनल क्वेश्चन होता है, क्रिएटिव क्वेश्चन होता है, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है और एडवर्सिटी क्वेश्चन होता है। ये चारों क्वेश्चन मैंने शायद आपको बताए थे, फिर एक बार बताता हूँ। पहला क्वेश्चन जो होता है क्रिएटिव क्वेश्चन, ये लोग हर इमेज को अलग वे से देखते हैं, देखने का तरीका इनका नॉर्मल लोगों से अलग होगा, हर बार क्रिएटिविटी में लगे रहते, कुछ क्रिएटिविटी करते, जैसे बच्चे साइंस में भी हो गए तो उसमें क्रिएटिविटी करेंगे, आर्ट में हो गए उसमें क्रिएटिविटी करेंगे, टीचिंग फील्ड में हो गए उसमें क्रिएटिविटी करेंगे, अगर ये अच्छा योगा और डांसर भी होगा ना, ये वहां पे भी जाके क्रिएटिविटी बनना करेगा, क्योंकि क्रिएटिव ब्रेन बहुत अच्छा है, नई स्टेप बनाएगा, पेंटिंग में होगा तो नए व्यूज को देखेगा, ठीक है, अलग अलग 3D डायमेंशन में पिक्चर को देख के बताऊंगा, जैसे ये मोबाइल इस डायरेक्शन में ऐसा लगेगा, यहाँ से कैसा दिखेगा, वहां से कैसा दिखेगा, 3D इमेज को देखने की कोशिश करेगा, कैसा दिखेगा इसकी कोशिश करेगा, ये क्रिएटिव बंदा है, तो क्रिएटिव कार्य को देखेगा, हर कार्य में डिफरेंट ढूंढेगा, आपकी जितनी इफर्ट लगाएगा लेकिन थोड़ा अलग वे से उसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने बोला एक लकड़ा है, बराबर है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, अगर मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगा यार जलाने के लिए काम में आएगा,
ठीक है, मुझे पूछोगे तो जलाने के लिए काम में आएगा। कोई घर का काम करता है, ठीक है, कोई वाड़े ही होता है, घर का काम करने वाला कारकुन होता है, उसको बोलेगे तो वो बोलेगे मैम मैं इस लड़के का आपके लिए चेयर बना देता हूँ। लकड़ा सेम है, उसने अपने इंटेलिजेंस से हिसाब से उसको देखा, वो बोले मैम मैं इस लकड़े का आपको चेयर बना दूंगा या टेबल बना दूंगा, कुछ बन जाएंगी, बहुत अच्छी बनेगी मैम। तो जब मैंने देखा था, मुझ में वो क्रिएटिविटी नहीं थी उसमें देखने की। मैंने देखा कि यार लकड़े आते हैं मेरे घर में, आते हैं, मम्मी जला देती है, तो मैंने सोचा कि लकड़ा तो जलाने के काम में आता है, क्योंकि मुझे उसका दूसरा यूज ही नहीं आता है, बराबर है। जला के खाना पकाऊंगा या नहाने के लिए पानी गर्म कर लूंगा, जो भी कुछ होगा। जब आपने उसको देखा, आपको कारकुनी के काम आते, लकड़े के काम आते, नक्शीदार काम आते, तो आप बोलते हो कि मैं इसका टेबल बना लेता हूँ, चेयर बना लेता हूँ, ठीक है। तो आपने वो चीजें बना ली। दूसरे किसी आर्टिस्ट को देखा, उसने लकड़े में देखा यार इसमें तो ये लकड़ा तो पूरा अच्छा है, गोल मटोल है, इसमें तो यार अच्छी मूर्ति बन सकती है, ठीक है। तो वो उस लकड़े को आकार देके एक मूर्ति में तब्दील कर देंगे। देखो लकड़ा एक ही था, चेंज किसने किया? अलग अलग व्यूज ने, अलग अलग थॉट प्रोसेस ने। जिसकी थॉट प्रोसेस जैसे वैसे उस लकड़े को आकार देता गया और उस लकड़े का मूल्य भी बढ़ता गया, ठीक है। पहला अगर जलाने के लिए उस लकड़े को लेता तो उसकी वैल्यू क्या होती? जलाने के लिए मैं लाखों लकड़ा अगर आपके पास लेके आता, आप क्या करते हो? 50 रुपए केजी से खरीदते थे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसी चीज को आपने देखा, आपने उसको टेबल और चेयर में कन्वर्ट कर दिया। प्राइस कितनी हुई इस लकड़ी की? 5 से 7 हजार। जो 50 केजी में आता था वो 5 से 7 में आ गया। अब किसी आर्टिस्ट ने उसको खरीद के उसको आर्ट गैलरी में रख दिया, सेम लकड़ा, सेम प्राइस, ठीक है। तो उसने कुछ अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी डाल दी, थोड़ा उसको डेकोरेट कर दिया, उसको सजा एक मूर्ति में तब्दील कर दिया। तो वही लकड़ी की जो कॉस्ट होती है वो 17 हजार के अबो लाखों तक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो यूज की हुई क्रिएटिविटी के बदौलत। तो मतलब ऑब्जेक्ट एक था, लेकिन देखने की कलाएं जो अलग अलग थी। तो इसमें से ये हमारा विजुअलाइजेशन पावर दिखाता है, ये हमारा क्रिएटिव एबिलिटी दिखाता है। तो किसी मूल्य को बढ़ाना कम करना ये किस पे निर्भर करता है? हमारे क्रिएटिविटी पे, हमारे देखने की एबिलिटी पे। तो इसी तरह से हमने उस लकड़े को अलग अलग स्तर में दिखाया, ठीक है। तो यही आपके अंदर का क्रिएटिव क्वेश्चन होता है कि आप एक चीज के मूल्य को कितने हद तक बढ़ा सकते हो। इस चीज की मूल्य को आप बढ़ा रहे हो, यानी ये आपकी क्रिएटिविटी है ना। अगर मैं 50 रुपए की चीज आप मुझे 15 हजार में बेच रहे हो, तो ये क्रिएटिविटी हो गई। क्योंकि मैं तो नॉर्मल हूँ, मैं तो 50 रुपए में भी खरीद लूंगा, ठीक है। एक ने थोड़ा उसमें लकड़ी में वर्क किया, उसको टेबल चेयर ही बनाने का सोचा, क्योंकि उसकी क्रिएटिविटी इतनी ही थी। और कोई था, अरे यार इसमें से बोलता है यार 17 हजार का मंगवा, लाखों रुपए कमा लूंगा इसमें, मैं लकड़ी में अगर पेंटिंग बना दूंगा तो ये क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। इसको बोलते क्रिएटिव क्वेश्चन। तो आप में चीजों को समझने की एबिलिटी कितनी है, देख के उसको एनालिसिस करने की एबिलिटी कितनी है, क्रिएटिव भाव में डालने की एबिलिटी कितनी है, तो ये जो होता है ये क्वेश्चन समझाता है, क्रिएटिव क्वेश्चन समझाता है। बात करते हैं एडुसिटी क्वेश्चन की। आप किसी विपदा में फंस गए, ठीक है, और आपको निकलने का ऑप्शन नहीं पता चल रहा, तो यहाँ पे आपका एडुसिटी क्वेश्चन काम में आता है
कि परिस्थिति आपके अपोजिट है, फिर भी आप उससे कैसे आप उसमें से बाहर निकलोगे। ठीक है, इसके लिए एक स्टोरी रहती थी पहले, चलो स्टोरी को ही शेयर कर लेते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि सपोज ऐसे आपने सुनी होगी, जनरली होगी, ट्रेन एक थी, ट्रेन थी, ठीक है, उसकी पटरी बीच में क्रैक हुई थी। एक लड़का था, उसके बाद बोलते एक सफेद रुमाल, एक डंडा और एक कबूतर था। ठीक है, ट्रेन आ रही है, ट्रेन की पटरी आगे से कटी हुई लड़के ने देख ली, अब उसको वो ट्रेन को रोकना है। ट्रेन के सामने तो खड़ा नहीं हो सकता, ट्रेन तो उसको उड़ा के चली जाएगी, किसी को रुकती नहीं है ट्रेन। ठीक है, तो वो कैसे रोकेगा? वो जनरल सा सवाल है, ये हर बार पूछा जाता है, आपको भी इसका आंसर पता होगा। लकड़ी है, सफेद रुमाल है, कबूतर है, उसको ट्रेन को रोकना है क्योंकि आगे में पटरी है ये है। तो अभी उसको अपने बुद्धि का दिमाग चलाना है और उसको सोचना है कि मुझे इन ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों को बचाना है। तो उस समय वो क्या करेगा? सर लकड़ी में रुमाल बांध के हिलाएगा और कबूतर से मैसेज भेज देगा। कबूतर के मैसेज को पढ़ना तो आना चाहिए लोगों को। पहले के जमाने होते थे जो कबूतर जा जा बोलते थे और मैसेज पढ़ा देते थे। कबूतर भी जाएगा नहीं मैडम इतनी स्पीड की में, ट्रेन बहुत नहीं, ज्यादा वो स्पीड तो में मालूम चलेगा। है कि वो उससे करेगा, जो रुमाल है उससे सिग्नल देगा उसको। व्हाइट सिग्नल से कभी रुकती ही नहीं ना ट्रेन। हाँ, तो सर बताइए फिर, इतनी क्रिएटिविटी थी मेरी। चलो मेहता जी, सोनल जी, सुप्रिया जी, सब एसएस वाली जाएगी हुए, सुप्रिया, सोनल जी, सोनल जी। सर क्रूएल है। कबूतर को मार के रुमाल। हाँ, मार के रुमाल पे लटका के वो हिला देगा, रेड बना देगा उसने। वो बोलेगा एक जान जाएगी तो चलेगा, लेकिन हजारों की जान बचने जाए। ठीक है, एक्ट उसने किया, उसने सिचुएशन को देख के, सिचुएशन को समझ के एक्ट किया, यानी समझदारी की। ठीक है, थोड़ा क्रूअल था, लेकिन उसके दिमाग में था कि ये सिचुएशन है, वो ट्रेन रेड कलर को ही देख के रुकती है और रेड कलर मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो बोलते ना, सिचुएशन को देख के समझ के जो रिएक्ट करता है उसको बोलते हैं एडवर्सिटी क्वेश्चन। यहाँ पे आपका कौन सा क्वेश्चन काम करता है? विपरीत परिस्थिति में काम करने वाली नीति नीति बताती है। अभी परिस्थिति उसके हाथ में नहीं थी उतनी बड़ी ट्रेन को रोक पाना, ट्रेन के सामने खड़ा होता तो ट्रेन उसको उड़ा देती थी, बराबर है। लेकिन उसको उस ट्रेन को रोकना था, तो उसने क्या किया? कबूतर को मारा, रुमाल को रेड किया, डंडे के साथ बांध के हिला दिया, और ट्रेन को पता है कि अगर किसी ने हरी रेड दिखा दी तो अपने को रुकना ही रुकना है, क्योंकि आगे खतरा है, खतरे का वो साइन होता है। तो एडवर्सिटी क्वेश्चन उस बच्चे का काम कर गया है ना वहां पे, यानी उसने इस तरीके से, तो ये होता है आपका एडवर्सिटी, यानी सिचुएशन को समझने की एबिलिटी और उसमें एक्ट होने की एबिलिटी, ये होता है एडवर्सिटी क्वेश्चन। होप सो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया एडवर्सिटी क्वेश्चन के बारे में। कौन सा बोला? एडवर्सिटी क्या स्पेलिंग है? ADVERSITY, एडवर्सिटी अच्छा, क्वेश्चन। एडवर्सिटी। ओके ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन हमें विपरीत परिस्थिति में लड़ने की एबिलिटी को डेवलप करता है। अगर नहीं है किसी बच्चे में, तो ये हमको उनको सिचुएशन हैंडलिंग सिखाना पड़ेगा। अगर नहीं सिखा पाओगे तो बच्चा डिप्रेशन में जाता है। बच्चा नहीं, बड़े बड़े लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं सिचुएशन को देख के। तो ये क्वेश्चन भी हमको डेवलप करना उतना ही अच्छा लगता है। और ये क्वेश्चन आता है बॉडीली स्मार्ट से। अभी बॉडीली स्मार्ट में क्या कराओगे? योगा कराओ, उससे मेडिटेशन कराओ। ठीक है,
डांस कराओ, जिसे परेशानी आती है तो उसको डांस करना सिखाओ, तो उसका पूरा परेशानी लेथर्जी जो भी है वो आउट हो जाएगी। ये होता है बॉडी स्मार्ट। ठीक है, आईक्यू बढ़ाने की तो किसी को जरूरत ही नहीं, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी ऐड आप देखते हो, तो आईक्यू तो आपका ऐसे ही बढ़ा जाएगा, शंख कुछ भी खिला दो आईक्यू बढ़ा दो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, लॉजिकल पजल गेम खिला दो उसको, कुछ रोबोटिक्स जैसा कुछ क्रिएटिविटी वाला करा दो, तो उसका अपने आप आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन लेवल को बढ़ाया जाता है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो, बच्चे में क्या लगता है उस चीज को समझो और उस चीज को उसको पढ़ा, क्योंकि ये चीज होती है जो सोशल से अभी बॉयकॉट होते जा रहे, निकलते जा रही है। पहले हमारे बच्चे को, हमारे टाइम में हर चीज हमको स्ट्रगल से मिलती थी, बराबर है। अभी बच्चे को थाली सजा के मिलती है, चम्मच भी मिलता है, खाली उसको उठा के खाना ही होता है, नहीं उसके उठा के मुंह में भी डाला जाता है, खाली उसको चबाना होता है। तो इस समय में उसको पता नहीं रहता कि थाली में कौन सी पार्ट को कहाँ पे रखा जाए, कैसे सजाया जाए, तो उसमें क्रिएटिविटी नहीं आती, उसमें इमेजिनेशन क्वालिटी नहीं आती। नहीं, तो ये चीजों के कारण बच्चों में ये सारी प्रतिभाएं कम होती जा रही है। इसलिए बोलते हैं ना, बच्चों को थोड़ा सेल्फ वर्किंग के लिए डालो, काम करने की कला को उसको सिखाओ, जिसमें उसमें क्रिएटिविटी बनाए रहे। आज बच्चा कॉन्वेंट से आता है, बच्चे का अगर कुछ प्रोजेक्ट होता है तो आधे से ज्यादा तो माँ बाप ही कराते हैं, बच्चा खाली शो ऑफ करा देता है, बस हाइट लग जाती है बचपन से। कुछ भी रहा तो माँ बाप से बोलो, वो बना के दे देते, हम स्कूल में जाकर सबमिट कर देते। फिर एक समय ऐसा आता है जब आप बोलते कि अभी तू बड़ा हो गया, अभी तो तू बना के देख, तू बना सकता है, तब बच्चा रोने लगेगा, क्योंकि उसको वो टास्क बड़ा लगता है। देखो, बिगड़ता है तो बिगड़ने दीजिए, मार खाता है तो खाने दीजिए, गलतियों से तो सीखेगा नहीं, गलतियों से ही बच्चा सीखेगा, उसमें क्रिएटिव क्वेश्चन बढ़ेगा, इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन बढ़ेगा। हम जाते हैं एक पिक्चर, अगर कौवा निकालना है तो कौवे का रेडीमेड पिक्चर लगा के आते हैं, बच्चे को बोलते हैं बेटा ये ब्लैक कलर इसमें फिल कर, छोड़ दो ना, कौवे को दे दो, बोलो कैसा भी बना तू, और तेरे हिसाब से कलर तू फिल कर। पहली बार बच्चा जब पेन को उठाता है, कौवा नहीं बनेगा, कौवा बनने जाएगा तो बगुला बन सकता है, तो बनने दीजिए। बाद में देखिए कि वो उसमें किस कलर को भरता है, यानी इससे पता चलेगा कि उसने कौवा काला देखा था कि सफेद देखा था कि ब्लू देखा था। बोलने की कला ये है, वो सीखता जाता, गलतियों से सीखेगा, गलती करेगा तो सीखेगा, गलती नहीं करेगा तो नहीं सीखेगा। अगर उसको बेहतरीन वे पे सिखाना है तो गलतियां होने दीजिए उसे, और उसको समझाइए कि सही क्या होता है। देखो, हम भी सीखे तो गलतियों से सीखे। तो बच्चा जब कुछ करता है, उसके हाथ से मिस्टेक होती है, तब वो अपने मेंटल अटेंशन को लगाता है। सही चीजों में हम मेंटल अटेंशन नहीं लगाते हैं, सही चीजों में लगाते हैं मेंटल अटेंशन, वो तो सही है, क्या लगाना है, बन तो वही है। ठीक है, लेकिन जब वो चीज जब गलत हो जाती है, तब उसको सही लगाने के लिए हम खुद को एनालिसिस करते हैं, यार कहाँ पे मैं गलत हुआ, क्यों ये चीज गलत हुई। और तब जब गलती को हम एनालिसिस करते, तब जाके उस चीज को हर बार सही बनाने की विधि को सीखते। एक बार आप अगर नहीं सीखे तो एक बार ही आप सही बना पाओगे, दूसरी बार गारंटी नहीं रहेगी कि वो चीज आप सही बनाओ। लेकिन जब आपके हाथ से गलती होती है, वो चीज की गलती को आप पकड़ लेते हो, तो हर बार आप वो चीज सही वे से बनाते हो। ट्राई करना कभी बच्चों के साथ ऐसा, फिर आपको सीखने को मिलेगा, जब हम बच्चे से सीखते हैं। ठीक है, तो यही चीजें होती है कि जब वो स्ट्रक्चर को बनाता है तो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं आता, और फिर से ट्राई करता है, फिर से इरेजर से काटता है, फिर से बनाता है। जब हम बचपन में होती है तो हमारे इसमें पेंसिल ही दी जाती है या चौक दिया जाता है, डायरेक्ट पेन नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि हम हमारे गलती को सुधार सके, एक समय रहता है, यानी ये चीज हमको समझाती है कि समय के रहते गलती को सुधार लो। जब तुम्हारे हाथ में पेन आ जाएगा ना,
तब तुम गलती को नहीं सुधार पाओगे। जब वही गलती को सुधारने की हैबिट हम में नहीं रहती ना, तब हम क्या करते हैं, एक पेज लिखते आधा लिखते, अरे यार गलत हो गया, काट दो, फेंक दो उस पेज को, फिर दूसरा पेज, फिर से आधे में लिखते, फिर अरे यार यहाँ पे गलत हो गया, काटो, काट छाट, मैडम को अच्छा नहीं लगा, वो पेज उठा के फेंक देते। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ नेचर। नेचर की क्वालिटी को हम आज एक पेज फेंकते तो नियर अबाउट कितने तो भी पेड़ों से एक पेज बनता है, ऐसे बोलते हैं, पेजों के लिए पेपर को काटा जाता है। तो हम नैसर्गिक संसाधनों का भी लॉस करते हैं अगर बिना सोचे समझे उस चीज को हम करते हैं। इसलिए जब पहली बार आपको गलती से सीखने का मौका मिलता है तो गलती से ही सीखिए। जरूरी नहीं कि हर बार आप सही हो, जरूरी नहीं कि हर बार हम सत्य ही बोले, कभी कभी कटु वचन भी हमको बोलना पड़ता है, गलत चीज भी बोलना पड़ता है। लेकिन वो चीज हम कब सीखते हैं, जब सिचुएशन को हैंडल करने की एबिलिटी आती है। किसी को बचाने के लिए बोलते झूठ बोले तो वो झूठ नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि हर बार आप झूठ बोल। तो कब कौन सी चीज बोलनी चाहिए, अगर ये चीज आप आपके लाइफ में आना चाहते हो तो आपकी लाइफ में 4 क्वेश्चन को बनाए रखने की एबिलिटी आनी चाहिए। और यही 4 क्वेश्चन जो होता है आपको हर चीज में आगे लेके जाएगा, आध्यात्मिकता में लेके जाएगा, स्किल में लेके जाएगा, लाइफ में आगे लेके जाएगा। ये 4 क्वेश्चन ही होते हैं, इस 4 क्वेश्चन को समझना आता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन आता है, कोई समझ नहीं पाता है, कोई किसी का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसको पहले इन 4 क्वेश्चन के आधार पे उसको डिवाइड कर लो कि कौन सी चीज की इसमें कमी है। यानी वो जैसे लाइफ की भावनाओं को समझ नहीं पा रहा, इमेजिनेशन कम है इसका, ठीक है, लाइफ में हुए वाली सिचुएशन को नहीं समझ पा रहा, आईक्यू लेवल कम बेचारे का, आईक्यू लेवल कम है, चीजों को निगेटिव वे में एल्बोरेट कर रहा है, क्रिएटिव क्वेश्चन है लेकिन निगेटिव फेज में, गलत चीज में खुद की एनर्जी को लगा रहा है। और लास्ट उसमें गुस्सा आ रहा है, मेंटल इमोशनल बैलेंस नहीं कर पा रहा है, एडवर्सिटी क्वेश्चन की कमी। बस इस 4 क्वेश्चन में लोगों के बिहेवियर से भाग जाओ, डेफिनेटली आप उसके बारे में डेफिनेटली समझ जाओगे। 4 कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर लेना, जैसे वो इंसान आता है 2 बातें करता है, 4 कैटेगरी में उसको बांट देने का और उस हिसाब से उससे बात करने का, तब जाके लोग 100% हमारी बातों को माने। तो आज के लिए इतना ही, होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी, और कंफ्यूजन हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। सर एडवर्सिटी में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। हाँ मैम, डेफिनेटली। सीईओज या बड़े इंटरव्यूज होते हैं तभी अचीवमेंट यस, होते हैं, आपने डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे हैंडल किया? सो या शुड बी हाई व्हेन जो बड़े सीईओज और सारे इंटरव्यूज होते हैं। आईएएस के भी इंटरव्यू में ऐसे होता है मैम, यस यस। आईएएस का जो इंटरव्यू होता है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर हाँ सर आपने लॉजिकल इंटेलिजेंस से पहले क्या कौन से पढ़ाए थे प्लीज? ये 3rd नंबर था लॉजिकल, मैंने वहां से स्टार्ट किया। कौन सा विजुअल आप पहले पढ़ा भेजेंगे था? ना वैसे तो? हाँ लिंग्विस्टिक में भेज देता हूँ। लॉजिकल से हाँ विजुअल और मैंने लिंग्विस्टिक, लॉजिकल से स्टार्ट किया। हाँ हाँ विजुअल जी, और लिंग्विस्टिक, विजुअल और लिंग्विस्टिक। अच्छा जी, ओके विजुअल। चलो आप रिकॉर्डिंग तो भेजेंगे ना? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग कर लिया मैंने, टेंशन मत लो आप।